हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कहाँ पे अटका है, पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ के उन्होंने पूरी कहानी बताई है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है, कितने अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो जाता अगर अतिथि शिक्षक एकजुट होते और अतिथि शिक्षक संगठन की बात मानते। ठीक है, संगठन अलग अलग होने के कारण भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो रहा है। तो अरुण यादव जी ने तो बोल दिया है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा अगर सरकार इनकी बनती है तो। ठीक है, और पूर्व अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविशंकर शास्त्री जी, इनसे ही बात हुई तो इनने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस कारण नहीं हो रहा, उनमें खुलासा किया है। ठीक है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं। रविशंकर शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी खबर, जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस की सरकार बनते ही अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वचन दिया, वहीं दूसरी ओर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से आज जब हमारी टीम ने अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर सवाल किया तो टाल मटोल करते दिखे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक अब कहां जाएं, अपनी गुहार कहां लगाएं और किससे सुनाएं। आइए हम जानते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री से वह इस विषय में क्या कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अतिथि शिक्षक आज बेचारे की स्थिति में खड़ा है जी। अतिथि शिक्षक से ज्यादा बेचारा वर्तमान में और कोई कर्मचारी नहीं है जी, क्योंकि अतिथि शिक्षक आज इतना हताश हो गया है कि उसकी स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। ना वह घर का है और ना घाट का है। बिल्कुल। उसके लिए शासन सत्ता तो जिम्मेवार है ही है जी, लेकिन अतिथि शिक्षक भी उतने ही जिम्मेवार है जितने की शासन सत्ता है। कैसे जिम्मेदार है, क्या नहीं कर पा रहा है अतिथि शिक्षक, कहाँ कमी रह जाती है उनकी? उसके लिए प्रमुख तो ये है कि हमारा संगठन जो है वो एक है, अतिथि शिक्षक एक है जी, परंतु अतिथि शिक्षक के नाम पर संगठन अनेक हैं। जैसे कि उन संगठनों में सबसे पहले आजाद अतिथि शिक्षक संघ और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक संघ और इसके बाद ऐसे कुल मिलाकर के अनेक संगठन अनेक हैं। अनेक संगठन होने की वजह से नाम हमारा एक है, पद हमारा एक है, लेकिन संगठन अनेक है, जिसकी वजह से आज तक अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं हो पाया है। हम सब कबीलों में बटे हैं, टुकड़ों में बटे हैं, जिसका शासन फायदा ले रही है और कुछ हो नहीं पा रहा। तो इसके लिए अतिथि शिक्षक भी जिम्मेवार है ना। अभी विगत दिनों भोपाल में भी आंदोलन हुआ, अतिथि शिक्षक प्रदेश भर से गए, लेकिन क्या उस आंदोलनों में भी इसी जो गुटबाजी के चक्कर में या तो आपका आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा है? आपने कहा कि कई संगठन अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, अतिथि शिक्षकों के संगठन बने हुए हैं, एक प्लेटफार्म पर नहीं आ पाते, एक प्लेटफार्म पर वह आंदोलन नहीं कर पाते, एकजुटता की कमी दिख रही है क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक कुशल नेतृत्व की कमी दिख रही है जी। हमारे संगठन में कोई भी आता है जिलाध्यक्ष बन जाता है, कोई भी आता है प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, चाहे उसका संगठन के लिए कोई योगदान हो अथवा कभी ना हो, स्वयं को मनोनीत कर लेते हैं अपने आप के लिए कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सन 2008 से लेकर के आज दिनांक तक इतने अध्यक्ष हुए कि मैं स्वयं 10-12 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे स्वयं पता नहीं है कि हमारे संगठन में कितने अध्यक्ष हैं। सोचिए आप, यही सबसे बड़ी विडंबना है। सोशल मीडिया में आए दिन सुनने में मिलता है, डिबेट होती है कि जो संगठन के अध्यक्ष बनते हैं सर्वोपरि वह राजनीति में आगे चल के वह राजनीति में समाहित हो जाती हैं और लाभ पाने के चक्कर में वह कहीं ना कहीं संगठन की दिशा को भटकाने का प्रयास करती है। बिल्कुल सही कहा है आपने जी। 4 वर्ष तक जी हमारे संगठन के जो तथाकथित जी अध्यक्ष वगैरह है वो सोए रहते हैं। जैसे ही चुनाव आएगा और उनको लगेगा कि अब शासन प्रशासन से हमें कुछ राशि का प्रबंध हो जाएगा धीरे से, तो आंदोलन करने के लिए भोपाल में चल जाएंगे, 1 दिन के लिए बहलाने फुसलाने के लिए अतिथि शिक्षकों को, और इसके अलावा ये कुछ करते रही है। शिक्षक भर्ती पात्र अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है, देखिए कितनी ईमानदारी से चल रहा है, कितने त्याग से चल रहा है। उस संगठन के जो नेतृत्व करता है अपने संगठन के लिए कितनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। तो आज उनका देखिए और आज अतिथि शिक्षकों की स्थिति देखिए। कुल मिलाकर के आप क्या कहना चाहते हैं सभी संगठनों को, सभी प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, संदेश के रूप में मैं तो यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक आम अतिथि शिक्षक को स्वयं को समझना होगा जी कि मैं क्या हूँ, मेरा हित कहाँ है, अनहित कहाँ है, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो दिवा स्वप्न हमें नहीं देखना है जी, झूठे झांसे में किसी के नहीं आना है जी, और यथार्थ सत्य को स्वीकार करना है जी। हम अतिथि हैं, हमारा क्या हो सकता है। अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ हो सकता था। कब हो सकता था? जब उन्होंने बोनस अंक देने की मांग की थी, तो हमारे कुछ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने इसमें भी
दखल दी, इनको बोनस अंक न मिल जाए। अरे शिक्षक भर्ती में आज 90% से ऊपर हर कैटेगरी का अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षक के रूप में होता। कम से कम 30,000 अतिथि शिक्षक आज की डेट में नियमित शिक्षक बन गए होते यदि बोनस अंक मिल गए होते 25। लेकिन इसको भी इन्हें ठुकरा दिया। एक बार और सन 2015 में ऐसी चर्चा आई थी कि जिन्होंने 3 वर्ष कार्य कर लिया है उनको नियमित करेंगे। तो हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने कहा कि जिसने 1 दिन भी काम किया है उसको भी नियमित किया जाए। इसके चलते जो बेचारे 5-7 वर्ष से काम कर रहे थे उनको भी कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहचानना होगा कि हमारा हित कौन चाह रहा है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। इतना तो विवेक हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारा हित कहाँ है और हमें क्या करना है। तो हमें अपने लिए, अपने संगठन के लिए जब तक त्याग और समर्पण नहीं होगा तब तक हम सरकार को केवल दोषी नहीं ठहरा सकते। जी, आप लास्ट में आपका चारा सरकारें आपकी बात सुन नहीं रही हैं, जनप्रतिनिधि आपकी कोई सुन नहीं रहा है, सवाल की मीडिया सवाल करती है तो नेतागण टालमटोल करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर के अब आगे की लड़ाई अतिथि शिक्षक को किस प्रकार से लड़ना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों की जायज़ मांगों को सुना जाए, उनके संघर्ष को याद किया जाए, उनके संघर्ष को समझा जाए, उनके त्याग को समझा जाए, जिन्होंने इतने वर्ष तक सेवाएं दी हैं, इतने कम वेतनमान पर काम किया है। तो आप लोग आगे चल कर के क्या करेंगे और क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें उचित मांग रखना चाहिए जी, जो उचित मांग है। एक साथ सारे अतिथि शिक्षक कभी नियमित नहीं हो सकते। नियमितीकरण होगा तो चरणबद्ध तरीके से होगा, तो उसके लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए जी। अतिथि शिक्षकों में धैर्य का भी अभाव है। जो आज आया हो सोचता मैं पहले नियमित हो जाऊं, बाद में सीनियर हो। तो हम लोग सबसे पहले तो आपस में ही बटे हुए, इस चीज को समझ करके हमें सत्य को समझना होगा, तो ही आगे जा करके एक जो वाजिब मांग है वही हमें सरकार से रखनी होगी, तभी जाके कुछ होगा। और अपने संगठन के लिए जब त्याग और समर्पण हमारे अंदर होगा तभी हम कुछ। कुल मिलाकर को अतिथि शिक्षकों को एक प्लेटफार्म में आना होगा। कुल मिलाकर आपका कहना है कि सभी को जो अलग धाड़ों में बटे हैं सबको एक माला में पिरोकर चलना होगा, एक रास्ते पे चलना होगा, एक ढर्रे पे चलना होगा, तभी यह लड़ाई संभव है। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक ही रास्ते पर चलना होगा तभी कुछ संभव है। यदि हम बटे रहेंगे टुकड़ों में तो सरकार ऐसे ही, देखिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक बात मैं अच्छे से स्पष्ट कर दूं, चाहे आम आदमी पार्टी 2014 में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। हम बिन बुलाए मेहमान कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी भी पार्टी के बैनर तले जी। हमारे जो संगठन के अध्यक्ष है वो इन पार्टियों के गुलाम है जी, कांग्रेस हो अथवा बीजेपी। हमें अपनी वजनदारी से उसके पास जाना चाहिए। बीजेपी यदि हमारा कार्य नहीं कर रही है तो हमें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कब? जब हमारा कोई समर्थन मांगे वजनदारी से, बिन बुलाए मेहमान हम पहुंचेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक हमें विवेक से कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जन की आवाज न्यूज में जुड़ने के लिए रविशंकर जी। धन्यवाद राजदीप जी, आपका, आपके चैनल का। जय हिंद, जय भारत।